नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला में। आजकल आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 करा रहे हैं और उसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने और उसी क्रम में हम चैप्टर सेकंड करेंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आप हैंड डालिए वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या उसी इसकी परिभाषा समझिए। ये जो इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को। इसमें यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचूं मैं, कोई पृष्ठ खींचूं तो उससे जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी, उसकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका क्षेत्रफल A है। यहाँ इसका अगर मैंने छोटा सा भाग ले लिया तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA वेक्टर। ये जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है, इसलिए हमने इसको dA वेक्टर लिख लिया। तो इसका एक छोटा सा भाग है, सूक्ष्म भाग, मैंने इस छोटा सा भाग लिया है। इसकी हम परिभाषा कैसे देंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो समझ पाए होंगे आप, ये जो बल रेखाएं दिख रहे हैं और इसमें हम समझते हैं कि जो बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। तो यहाँ हमने कोई पृष्ठ माना, काल्पनिक पृष्ठ खींचा, जिससे जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो यही लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मिल गई। तो एक बार फिर समझ लें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया, तो उससे जो भी बल रेखाएं निकल के आएंगी उनकी जो संख्या होगी उसको हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब हमने क्या माना है कि ये जो बंद पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है, ये है, और उसका एक छोटा सा भाग हमने ले लिया सूक्ष्म, उसको हमने लिया है dA क्षेत्रफल। अभी हम कहते हैं इसको सूक्ष्म dA वेक्टर। तो यहाँ इससे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई E इक्वल टू, मुझे इससे निकालना है तो इससे हो जाएगा D छोटा कम वैद्युत फ्लक्स
की परिभाषा हमने प्राप्त की है कि बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये छोटा सा भाग ले लिया हमने, तो बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, कम निकलेंगी, इसलिए यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, कम होगा। तो हमने लिख लिया डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर। तो ये वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। ये वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं फाई ई प्रोपोर्शनल ए और फाई ई प्रोपोर्शनल ए। वैद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा, वैद्युत बल रेखाएं जितनी अधिक गुजरेंगी, तो वैद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। और ये बंद पृष्ठ है, इसकी एरिया जितनी बड़ी होगी वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, ये। तो इसी तरीके से हमने ये लिख लिया, छोटे से भाग से निकल रहा है, इसलिए डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालें, संपूर्ण से, तो संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उसके लिए हम समाकलन कर देंगे, सब टोटल के लिए समाकलन करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल है इसको हटा देंगे, तो यहाँ हमको प्राप्त होगा फाई ई, क्योंकि हम जानते हैं इधर इंटीग्रेशन डी फाई ए, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा फाई ई। पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेट, अब ये क्लोज है, बंद है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेट। ये एरिया ए है इसका, इसलिए ए डी ए। इसको आगे फाई ए इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में कोण कितना है, कोण देखेंगे। अभी कोण नहीं लिया हमने, तो एक लाइन और बढ़ा लें हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर टू इंटीग्रेशन ए डी ए वेक्टर। तो यहाँ से इसका मान कितना है, इसका मान है इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये प्राप्त होगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। टोटल, ये हमने टोटल ले लिया, लो इंटीग्रेशन ए डी ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमको एक नई परिभाषा मिलेगी, आप इसको ऊपर का पहले नोट करिए और आप दूसरी परिभाषा देखें इसकी। अब इससे हम परिभाषा क्या देंगे, फाई ए इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से हमको परिभाषा क्या मिलेगी, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए व बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर के आदेश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो हमको यहाँ से दूसरी परिभाषा प्राप्त हो गई। अब यदि इन दोनों के बीच में कोण कितना बनता है, थीटा बनता है। कितना बनता है, थीटा। जब थीटा बनता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच में यदि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच थीटा कोण हो, तब जब थीटा कोण हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो यहाँ से इसको डी और लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं टोटल के लिए फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या ए डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, फाई ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ई कॉस थीटा डी ए, इसको लिख सकते हैं हमने इक्वल टू ए। तो इसको लिखेंगे हम फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब हम वैध फ्लक्स की कुछ विशेष स्थितियां हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ तक आप नोट करिए, ये दूसरा पॉइंट समझ पाए होंगे आप। यदि विद्युत क्षेत्र ई और डी ए के बीच में यदि थीटा कोण है, तो थीटा कोण होने पर अभी हमने वही लिया जो इससे पहले हमने किया था, फिर टोटल करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया। और इसकी जगह पे हम जानते हैं कि कोण है तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उससे हमने ई डी ए कॉस थीटा, फिर हमने ई को बाहर ले लिया, कॉस थीटा बाहर ले लिया, इंटीग्रेट डी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोग नोट करिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अब हम देखेंगे कुछ विशेष स्थितियां। आप पहले इसका मात्रक और विमा ज्ञात करें, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको विशेष स्थितियां। तो फाई का मात्रक तथा विमा। तो मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू आप जानते हैं ई वेक्टर फाई ई का मात्रक या ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। तो फाई का मात्रक फाई ई का मात्रक, फाई की मात्रा बराबर ई का मात्रक न्यूटन कूलाम इंटू इसका मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या दूसरा मात्रक उसका होता है या वेबर। दूसरा मात्रक इसका होता है वेबर या वोल्ट इंटू मीटर। सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल हमको इसके यहाँ से एसआई पद्धति में मात्रक प्राप्त हुए। ये सब जो मात्रक हैं ये सब किसमें, एसआई पद्धति
में। ये सीजीएस पद्धति में क्या है, मैक्सवेल। अब इसके हम बेमा निकालेंगे और इसमें रिलेशन क्या होता है, तो एक मैक्सवेल बराबर होता है 1 × 10⁻⁸ वेबर। तो ये बात ध्यान रखें, एक मैक्सवेल में 1 × 10⁻⁸ वेबर होता है और मैक्सवेल जो होता है वो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है। वेबर वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये एसआई पद्धति में मात्रक होते हैं वैद्युत फ्लक्स के। अब हमको एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालना है, उसे निकालेंगे। तो उससे पहले हम इसकी विमा ज्ञात करेंगे। तो करिए इसको। फाई ए की विमा बराबर ए की विमा इंटू ए की विमा। ए की विमा क्या होती है, तो ए की विमा नहीं हमको आती है तो उसको साइड से लिख लें। E इक्वल टू F/Q। तो यहाँ से हमको E की विमा मिल जाएगी, तो हम E की जगह पे लिख सकते हैं F/Q और लिख लेंगे इसको की विमा इंटू ए की विमा। तो यहाँ से F/Q की विमा कैसे निकालेंगे, तो F की विमा क्या हो जाएगी, mL/t-2। Q की विमा क्या हो जाएगी, AT। Q बराबर होता है IT। समझ पा रहे होंगे बच्चों, Q की विमा क्या है, Q बराबर IT, I की विमा A, T की विमा T। तो Q बराबर IT, AT की विमा लिख दिया हमने। और इसकी विमा क्या है, A की, A का मतलब एरिया क्षेत्रफल, उसकी विमा L/2। तो L/2 इसको 2 लिखा हमने। अब हम लिखेंगे M L/2 और 1 3 T 1 ये है, 2 ये है, ये प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की, तो M L T/-3 और A/-1। तो हमको इसकी विमा प्राप्त हो गई ML/Q T-3 A-1। अब हम इसकी एमकेएस पद्धति में मात्रक बताएंगे। एमकेएस पद्धति में मात्रक तो क्या हो जाएगा, M किलोग्राम इंटू मीटर पावर 3 इंटू सेकेंड पावर -3 इंटू एम्पियर पावर -1। तो हमने क्या देखा, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा हमने कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि कोई बंद पृष्ठ की कल्पना हम करते हैं तो उससे जो भी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और उसको हम दूसरे तरीके से कैसे बताते हैं, तो वो भी हमने बता दिया, फाई इक्वल टू E.A, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E और पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर हमने इसका क्या निकाला, मात्रक और विमा। और यह कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। तो ये भी आप लिख लें, यह एक फाई ई एक अदिश राशि है। तो आप नोट करिए, यहाँ तक आप नोट। आप बच्चों देखें, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन देखें, विशेष स्थितियां
तो विशेष स्थितियां में देखेंगे नंबर फर्स्ट, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तब थीटा इक्वल टू 0। तो इसको आप समझ लें, ये लंबवत होने पर तो कोण कितना बनता है, आपके दिमाग में बात उठती होगी कि यदि लंबवत होता है तो हमने तो यही पढ़ा है कि कोण कितना बनता है, कोण बनता है 90, लेकिन आप लिख रहे हैं 0, तो इसको आप समझ लिए अच्छे से, समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। और दूसरा तो पहले इसे समझिए आप, ये समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। जैसे आप समझ लीजिए कि इस तरीके से, ये इस तरीके से रखा गया है और इसमें से ये अंदर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो समतल पृष्ठ, जो भी कोई पृष्ठ होता है समतल पृष्ठ, उसके जो एरिया, जो वेक्टर सदिश होता है वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये हमारे पास समतल पृष्ठ है, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा होगी ये, जो ये दिशा होगी, और यही है इसकी, यही दिशा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो विद्युत बल रेखाएं वो किस ओर है, इस ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी ओर होगा। तो यहाँ से इसकी जो दिशा होगी एरिया वेक्टर की, तो इसकी दिशा क्या होगी, यही होगी, ये ई है और ये ए है। छोटा सा भाग ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये डी ए। तो ये इसकी दिशा है, तब फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, तो फाई ई इक्वल टू होगा ई ए। आप एक बार और अच्छे से समझ लें, ये बात क्लियर नहीं हुई हो आपके तो ये इस तरीके से अंदर से, इस तरीके से ये अगर हम रखते हैं इस तरीके से, तो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, वो इससे क्रॉस कर जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किस ओर होगी, इस तरीके से यदि हम रखते हैं तो विद्युत बल रेखाएं सबसे ज़्यादा निकलेंगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे अधिक होगा। इस तरीके से ऐसे रख दिया, तो अब इसकी दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की, तो इसकी दिशा ये होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये होगी। अब बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, इससे बल रेखाएं बिल्कुल नहीं गुजरेंगी, ठीक है, क्योंकि ये बंद है इस तरीके से, तो विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। आप और अच्छे से समझ लें, यदि ये है, अगर इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं गुजारनी है मुझको, तो इससे टकरा कर लौट आएंगी या ऊपर से निकल जाएंगी इस तरीके से, लेकिन इससे विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल नहीं गुजरेंगी। इसको हम तिरछा कर देंगे थोड़ा सा, तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या एक तो थीटा कोण पर भी निर्भर करती है, कि थीटा मान जैसे जैसे हम चेंज करते हैं विद्युत बल रेखा का मान बदलता रहता है। तो दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, उल्टा हो गया। तो इसको समझिए आप, ये हमने कैसा रख दिया, यहाँ समझिए, अब इससे विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजर जाएंगी, इस तरीके से गुजर जाएंगी, और इससे बिल्कुल नहीं गुजरेंगी, इससे नहीं गुजरेंगी बिल्कुल। तो उस स्थिति में
यदि इसको मैं घुमा दूं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी और ये बल रेखाएं हो जाएंगी। अब इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90, तो फाई ई इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो ये दोनों स्थितियाँ आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली स्थिति हमारी ये थी, तो ये इसकी जो एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस ओर है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी इसी ओर है। तो उस स्थिति में ये दोनों, या हम इसको कहें कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में हो। इसे न कहें, इसको यदि हम ऐसे कहें कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में हो, और दूसरा हम इसको कहें कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हों। तो हम अपनी भाषा को चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गई होंगी आपको। तो इस तरीके से हमारा वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया। तो आपको इसमें यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।